सीडीपी प्रैक्टिस सीरीज शुरू होती है आपकी यहाँ से सीटेट को टारगेट करते हुए। सिर्फ सीटेट को फोकस करेंगे, बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं वो उनकी अपनी इच्छा है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कॉमन होंगे, बट ये सीटेट को टारगेट करते हुए है। अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप 25 तक स्कोर कर पाएंगे जस्ट सीरीज से भी, अगर आपको मेरी बात या मेरे जो डिस्कशन है वो समझ में आता है तो आ जाएगा, जो कि ऑब्वियस है। तो स्टार्ट करेंगे आज से ये सेशन। सीडीपी का प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर रहेंगे, कुछ आपको नए भी देखने को मिलेंगे बीच में क्वेश्चंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम जब भी हो, बट सेफ रहना जरूरी है। एग्जाम मतलब जिंदगी में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में जिंदगी नहीं है, जैसा कि मैं कहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, है ना। आपको ऐसे खुशी की प्राप्ति होगी, ऐसे खुशी की नहीं, सुकून मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने प्याजे वाइगॉस्की वाला जो थियोरी के नोट्स थे, जो इंग्लिश पेडागोजी है, वो मैंने शेयर कर दिए हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी। चलिए फिर आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन को सिर्फ देखना नहीं है, देखो कभी भी हम बात करते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस की, वो एनालिसिस है, वो याद नहीं रखना आपको कि इसका आंसर क्या है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी चार ऑप्शंस क्या कहते हैं, उस टॉपिक से किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वो लैंग्वेज को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्वेश्चन के। आधा तो खेल पेडागोजी में इसी बात का है। चलिए फिर, बहुत ही बढ़िया। पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। आप मुझे एक क्वेश्चन ढूंढ करके दिखाइए, एक पेपर ढूंढ के दिखाइए जिसमें डेवलपमेंट के किसी भी एक प्रिंसिपल से क्वेश्चन ही ना आया हो। कोई ना कोई एक प्रिंसिपल जरूर आएगा, बल्कि 4-5 नंबर का टॉपिक है डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो। डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इससे रिलेटेड, या ये जो आइडिया है ये किस एक बात से एसोसिएटेड है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत है। इंटरएक्शन, यानी अंतः क्रिया का, बातचीत मत मानिएगा इसको। फिर है इंटर रिलेशन, मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत। बहुत तेजी से आंसर कीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लाइफ लॉन्ग चलेगा आपका जो डेवलपमेंट है, जीवन पर्यंत चलेगा, जब तक आप हैं तब तक चलेगा, जब से आप फॉर्म हुए हैं कॉन्सेप्शन में, मतलब कॉन्सेप्शन के पीरियड से, जब से आपकी मदर ने आपको कंसीव किया होगा, यानी कि गर्भावस्था से शुरू हो गया कॉन्सेप्शन के टाइम से, और वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, यानी आपकी गर्भ से कब्र तक जाएगा। डेवलपमेंट हमेशा चलता है, कभी नहीं रुकता। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक वर्ड को उठा के दूसरा लगा दे, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दे, वो उसकी अपनी मर्जी पेपर सेटर की, बट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 25 ना लाएं इस एक सीरीज से, मतलब एक वीडियो से नहीं, ये जो पूरी सीरीज है, जितने भी वीडियोस इसमें होंगे एग्जाम तक। ठीक है बात, तो ये एक छोटी सी बात हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन अधिगम की प्रक्रिया में कैसा काम करेगा, बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है, मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल, मतलब शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगा या दिशा देगा, एक दिशा में ही सोचने को कहेगा। या फिर मोटिवेशन की बात हो रही है ये। या फिर बी ऑप्शन, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर्स, जो छोटे बच्चे हैं उनमें सीखने के लिए इंटरेस्ट पैदा करेगा, रुचि जागृत होगी। या फिर शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, मतलब मेमोरी अच्छी हो जाएगी आपकी मोटिवेशन से। या फिर डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, पुरानी लर्निंग से, पुराने अधिगम से नए ज्ञान को, नए ज्ञान में आप अंतर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। क्या होगा फटाफट से बताइए, बहुत तेजी के साथ, एकदम फुल एनर्जी के साथ, क्या होगा आंसर इसका। ऑब्वियसली बी ही होगा, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। बीएफ स्किनर कहते हैं कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज अ एनएच, यानी नेशनल हाईवे टू लर्निंग। वही जो आपकी नेशनल हाईवे है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां आपकी जो गाड़ी है वो बहुत तेजी से आप भगा सकते हैं ऐसे यमुना एक्सप्रेस वे पर। और अगर हम बात करें तो जैसे आपकी जो मोटिवेशन
अगर आपके अंदर है तो जैसे आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पे बहुत तेज भागती है, उसी तरीके से अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत तेज भागेगी, यानी आप बहुत तेज गति से सीख पाएंगे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मोटिवेशन एक वो प्रक्रिया है जो किसी भी काम को शुरू करने, उसको जारी रखने और उसके अंत तक पहुंचने यानी उसको अचीव करने में आपकी मदद करती है। इसकी साइकिल में 6 स्टेजेस हैं, 6 स्टेप्स हैं। NDA गार से आपको याद कराया हुआ है। N फॉर नीड, D फॉर आपका ड्राइव, फिर A फॉर अराउजल, फिर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप करेंगे, फिर अचीवमेंट होगा, देन आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये पूरी कहानी है मोटिवेशन को लेकर। 2 प्रकार हैं मोटिवेशन के जो इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो पॉजिटिव मानी जाती है, उसको आप लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं। उसका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो आप में है, यानी सेल्फ में है, यानी बाहर नहीं है उसका रीजन। एक्सटर्नल को हम नेगेटिव कह देते हैं। किसी काम को शुरू करने में एक्सटर्नल हेल्प कर सकती है कि ठीक है तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसको जारी रखने में और उसके अंत तक उसको लाइफ लॉन्ग करने में या एक लंबे समय तक करने में वो चीज उतनी कारगर नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन उतनी इफेक्टिव नहीं है कि आपको सैलरी मिलेगी इसलिए जस्ट काम करो, तो आप एक रोबोट बन के रह जाएंगे, मजा नहीं आएगा आपको काम में। ठीक है बात, तो ये एक छोटी सी बात हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये छोटी सी जो बातें हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा में चीजें चल रही हैं, ये तो आप किताबों से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आधी दुनिया क्वेश्चन ही करा रही है, लेकिन ये जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कीमत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण किसने दिए हैं? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस, एरिक्सन है, स्किनर है, प्याजे हैं, कोलबर्ग हैं। इन चारों की थियरीज आपको लेट्स लर्न पे मिल जाएंगी, सर्च करके देख लीजिएगा। अभी प्याजे तो कुछ दिन पहले ही कराया था और कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन भी हुई है, उसमें एक एक आंसर सही दिया हुआ है, वो बुक्स में या पहले की गड़बड़ी है, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है उस दिन के क्वेश्चंस में, तो कई लोगों ने तो इसी बात पर डिसलाइक कर दिया। प्याजे, एग्जैक्टली, जीन प्याजे, जो जीन प्याजे हैं उनकी थ्योरी में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, 4 स्टेजेस कौन सी हैं? SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल मतलब आपके इंटेलेक्ट का, आपकी बुद्धि का, आपके संज्ञान का, जिसमें सारी आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, सारी मेंटल स्किल्स हैं, ठीक, तो इसको वो ऐसे भी कह सकता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कौन सा वो चरण है, कौन सी वो स्टेज है जब बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है तर्क के साथ। ये है तो क्यों होगा, नहीं है तो क्यों नहीं होगा, मतलब तर्क आया बच्चे में किस चीज को लेकर के? ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। ऑब्जेक्ट्स और कोई इवेंट हुआ उसके सामने, उसने देखा, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट ही है, कुछ भी है, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को लेकर के लॉजिक आने लग गया, वो तर्क लगाने लग गया, उसकी जो थिंकिंग है वो बेहतर हो गई। कौन सी स्टेज है? पहला है प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी या फॉर्मल। एक ऑप्शन चूज कीजिए। नहीं होगा वंदना, आज से कंफ्यूजन बंद है। CDP में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर लिए इधर उधर लोगों ने भी और किताबों ने भी, कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा कि काम थोड़ा सा ऐसा किया जाए जिससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो सके एटलीस्ट, है ना। और भी अगर पुराने वीडियोस से भी अगर कहीं पे किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी ठीक हो सके, एकदम अपडेटेड है, इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इंसान हर दिन सीख रहा है, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन हो, हर दिन बेहतर हो रहा है, तो आप अपडेटेड रहें तो वो इंपॉर्टेंट है। बताएं एक बार। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने आंसर दिया है फॉर्मल वो हो जाएगा गलत। ठीक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिक आता है, तर्क आ जाएगा बच्चे में, लेकिन यहाँ एक वो है ना, वो आता है आपका कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई कौन सी है? कि ऑब्जेक्ट्स यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, मूर्त चीजों को लेकर। मूर्त क्या है? जिसको आप टच फील कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, तो चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई घटना घटी हो, कोई चीज हो, ये हो, ये हो, ये हो, कुछ भी हो, इन सब चीजों के बारे में लॉजिक, मतलब चीजों को देख करके लॉजिक वो लगाने लग जाएगा। और अगर हम बात करें अमूर्त तर्क की, अगर लिखा होता यहां थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट इवेंट्स, यानी अमूर्त चीजों के बारे में, तो ऑप्शन बदल करके आपका बी की जगह डी हो जाता, फॉर्मल ऑपरेशनल। यदि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर दे तो भूल जाइएगा बी ऑप्शन को, फिर सिर्फ फॉर्मल है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट आपका फॉर्मल में आएगा, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक में अमूर्त विचार की शक्ति आएगी, डिडक्टिव लॉजिक आएगा। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। बहुत बढ़िया अक्षय गुप्ता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। एक इंटेलिजेंट यानी एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इंटेलिजेंट
वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जो अमूर्त चीजों पर सोच पाए, ये तो इंटेलिजेंट का लक्षण है, ये तो अपने आप में एक हाई लेवल मेंटल टास्क है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे सोचना हर कोई नहीं सोच सकता। फिर है वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू एनवायरमेंट, जो एडजस्ट कर ले, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है। फिर है वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, बड़े बड़े एसेज को ऐसे चुटकियों में याद कर ले, जैसे वो चतुर रामलिंगम था 3 इडियट्स में। या फिर वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, जो अपनी बात को प्रवाह धारा प्रवाहिता के साथ, यानी पूरी फ्लुएंसी के साथ और अप्रोप्रिएटली सही ढंग से कह पाए, तो ये तो इंटेलिजेंट होने का लक्षण है। अगर हम बात करें होवर्ड गार्डनर की, तो 8 प्रकार की बुद्धि कही है उन्होंने, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बताई है, बाकी की भी उन्होंने बात की है। बताओ एक बार फटाफट से, ही तो मैंने आंसर आपको बता ही दिया। वो व्यक्ति जो लंबे लंबे एसेज को क्रैम कर लेता है, याद कर लेता है। अब आप कहेंगे मेमोरी तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ मेमोरी से तो काम नहीं चलेगा ना, ये तो रोट मेमोराइजेशन हो गया, रट्टाफिकेशन हो गया, रट्टा मारो हो गया, जो कि गड़बड़ है। तो हमें रट्टाफिकेशन नहीं लगवाना होता ना, बच्चों को एक्टिविटी करा के उनसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करानी है। ठीक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, रटने को हम प्रमोट नहीं करते। रोट दिख जाए तो भाग जाना उस क्वेश्चन के आंसर से, ठीक है। रोट लर्निंग गलत होती है जब तक नॉट ना दिया हो क्वेश्चन में, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दी सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, यानी मनोदैहिक नहीं कहेंगे, मनो सामाजिक कहेंगे इसको। मनोसामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल नीड है, उससे रिलेटेड नहीं है कौन सा एक ऑप्शन। जब नॉट लिखा हो क्वेश्चन में, एक्सेप्ट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, तो ऐसे कान खड़े करके और ध्यान से आंसर करना होता है। ये रूल है हमारा सीटेट क्या, कोई भी पेपर हो। अगर नॉट दे दिया पेपर में, अगर एक्सेप्ट दे दिया, अगर लीस्ट दे दिया ऑप्शन में, जिससे आपकी नजर बच जाती है और आपका ध्यान हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान होते हैं जिनमें भी लीस्ट लिखा होता है, एक्सेप्ट लिखा होता है, नॉट लिखा होता है, यानी कौन सी एक चीज नहीं सही है, कौन सी एक चीज को छोड़कर किसके अलावा सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन है। ये तीनों को देखते ही गलतियां बहुत होती हैं और ये आसान होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते नहीं है। ठीक है बात, तो फटाफट से बताइए। हाँ, बाइलिंगुअल चल रहे हैं यार, बताओ एक बार। रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, यानी शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन, जैसे हम वॉशरूम जाते, मतलब वॉशरूम क्या बोल रही हूँ, मलमूत्र कह सकते हैं आप, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। फिर है नीड फॉर कंपनी, यानी लोगों के साथ रहने की जो नीड है हमारे अंदर, बिल्कुल सोशल नीड्स, नीड्स में से है। नीड फॉर एप्रिशिएशन और सोशल अप्रूवल, बिल्कुल है, जब भी तो हम सोशल बीइंग्स है ना, हम सामाजिक प्राणी हैं, बॉक्स में नहीं रह सकते। नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, तो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जो इमोशनली और सामाजिक रूप से हमें सोशियो इमोशनल नीड्स भी कह सकते हो। लेकिन ये हमारी सामाजिक नीड्स नहीं है, ये हमारी फिजिकल नीड का पार्ट है। फिजिकल नीड्स कौन सी, शारीरिक आवश्यकताएं, कि आप सूसू पॉटी जाएंगे या बच्चा भी जाएगा जन्म से ही, ठीक है। तो ये हमारी शारीरिक आवश्यकताओं का हिस्सा है, ना कि सामाजिक और शारीरिक, सॉरी, सामाजिक और इमोशनल यानी सामूहिक, ठीक है बात। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा एडोलेसेंस में होगा, मतलब हाई लेवल कॉग्निशन की एबिलिटीज आएंगी, हो तो पहले से ही रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमॉन्ग लर्नर्स। क्रिएटिविटी से एक क्वेश्चन आपका आता ही है, सीटेट में पक्का है, इवन ज्यादातर एग्जाम्स में क्रिएटिविटी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। यानी कि रचनात्मकता की अगर हम बात करें, क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ फ्लेक्सिबल, कुछ उसमें बेहतरी के लिए कुछ डिफरेंट हो। अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी को कौन सी एक चीज फोस्टर करेगी, और हमारा पूरा जोर रहता है कि बच्चा क्रिएटिव बने, सिर्फ रट्टा मारो ना बन जाए, ठीक। पहला ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, या फिर कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, टीचिंग द स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, या फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। फटाफट से आंसर कीजिए। अगर थियरीज ना देखी हो, प्लेलिस्ट ना देखी हो, तो कृपया करके वो देख लीजिएगा, इस स्पीड के साथ तभी कोप अप कर पाओगे। बताओ एक बार फटाफट से। अपॉर्चुनिटीज, बहुत बढ़िया श्रुति, लाइक कर दीजिए। 1000 लोगों ने लाइक नहीं किया है, मतलब 3900 लोगों ने लाइक किया है और 4984 लोग देख रहे हैं, ठीक। तो कहाँ लेके जाओगे इतने लाइक्स को, बताओ एक बार।
अच्छा, आशीष कह रहे हैं डी लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखो, ये वैसे भी पॉजिटिव होता है पेडागोजी में, अगर हम बात करें, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। जो बच्चे में एक आंतरिक क्षमता है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है, आप उसको बाहर आने दें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें जहां वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उतना वो दिशाओं में सोचेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेगा, ये सारी चीजें, लेटरल थिंकिंग करेगा, ये सब चीजें क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, बाकी एक दिन में सारा ज्ञान नहीं देंगे, क्रिएटिविटी पे और भी बात करेंगे किसी और क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बाकी के तीन क्यों नहीं होंगे, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ गोल्स, स्कूल लाइफ में जो गोल्स चुने गए हैं उनको पूरा करना, जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट आता हो वो बहुत क्रिएटिव हो। ठीक, दूसरा है कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, अच्छे नंबर ले आओ, फिर से क्रिएटिविटी नहीं है। टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, फिर से इसमें आपने कुछ नया नहीं बता दिया, ये वही चीजें जो चली आ रही हैं अंग्रेजों के समय से। क्वेश्चन नंबर 8 है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। ये डिसलेक्सिया आप ढूंढिए, जरा पेपर उठा करके देखिए, जो लोग ये कहते हैं महान लोग कि प्रीवियस ईयर नहीं आते, कि डिसलेक्सिया से कब क्वेश्चन नहीं आया सीटेट में। ठीक, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, अब ऑप्शन सेम थोड़ी देगा। डिसलेक्सिया की अगर हम बात करें तो ये किससे एसोसिएटेड है? पहला ऑप्शन है रीडिंग डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए एक बार। बहुत बड़े आदर्श आनंद जी, बिल्कुल जगे हुए हो कि नहीं? एग्जाम आने पे एनर्जी पूरी होनी चाहिए, तभी टैकल कर पाएंगे। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर है। अब इसको चार तरीके से दे सकता है। पठन विकार है ये डिसलेक्सिया, जो ईशान अवस्थी को था किसमें? तारे जमीन पर में। तो इसलिए मैं एग्जांपल्स भी रिपीट करती हूँ कि आप एसोसिएट कर पाए बात को। ठीक है, तो हमने कितनी बार समझा है, बच्चा डॉग को गॉड पढ़ सकता है यहाँ, 100 को वॉज पढ़ सकता है यहाँ, है ना, बी को डी पढ़ सकता है यहाँ। ये सब किसमें है? डिसलेक्सिया के अंदर है। रीडिंग डिसऑर्डर है ये एक। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, अग्रेसिव होना और ये सारी चीजें। मेंटल डिसऑर्डर्स भी कई तरह के होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल डिसऑर्डर की, तो ये डिसकैलकुलिया होता, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड। डिसकैलकुलिया बोलने से रिलेटेड होगा, भाषा संबंधित तो डिसफेजिया हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अफेजिया भी कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। भाई एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम नहीं, इसको चेंज कर लेना, पाठ्यक्रम तो सिलेबस होता है, पाठ्यचर्या लिखा हुआ है ये मानिएगा। पाठ्यचर्या जो है, और सिलेबस जस्ट पार्ट है करिकुलम का। ठीक, करिकुलम पार्ट नहीं है सिलेबस का। करिकुलम में मुझे नहीं पता क्या होगा, एक बार आंसर करो। पहला ऑप्शन है इवेल्युएशन प्रोसेस, दूसरा है टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, को आप करिकुलम कहेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। पढ़ लीजिए एक बार, फिर आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया सुहानी सिंगल, वेलकम है आपका लेट्स लर्न पर। हम सभी आपका स्वागत करते हैं, सभी लोगों का, नए पुराने सभी लोगों का, सभी लर्नर्स का अगर मैं कहूं तो। बता दीजिए जरा आंसर करके, एग्जाम डेट बदलेगी क्या? हाँ चांसेस हैं गौरव जी, बाकी पता लगेगा 15 के बाद ही, या 15 तक, या तो एडमिट कार्ड आएगा या तो सीबीएसई बताएगा कि भैया पेपर आगे जाएगा। अभी तो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तैयारी करते रहिए बस। करिकुलम की अगर हम बात करें, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको लेकर के परेशान नहीं हो सकते ना। करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम में आपकी हर एक एक्टिविटी, स्कूल में पैर रखने से लेकर बाहर निकलने तक जितनी भी एक्टिविटीज प्लान्ड हैं, हो रही हैं, आपकी प्रेयर से लेके आपके बास्केटबॉल खेलने तक, सब कुछ क्या है? करिकुलम का हिस्सा है। सिलेबस क्या है? करिकुलम का हिस्सा है। टाइम टेबल क्या है? करिकुलम का हिस्सा है। हर चीज करिकुलम का हिस्सा है। सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी ओवरऑल। सिर्फ ये इवैल्यूएशन या टेक्स्ट मटेरियल या मेथड नहीं, ये सब मिला करके ओवरऑल प्रोग्राम है करिकुलम। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। ये भी 6 तरीके से पूछ चुका है सीटेट। कभी पूछेगा लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा, कभी पूछेगा चिल्ड्रन कैन थिंक, ये वो दुनिया भर की चीजें। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ठीक, क्या किसने कहा है? कोलबर्ग, स्किनर, प्याजे, पेवलव। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सारे चैप्टर्स जो भी बोल दिया है वो सब पढ़ाया जाएगा। आप लोग क्यों टेंशन में आ जाते हो यार, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये तो इसलिए क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो शफल करना ही पड़ता है, अदरवाइज आप पहला पहला भूल जाएंगे,
है ना। अभी मुझे पता था कि आप लोगों ने थियरी देखी हुई है, थोड़ी प्रैक्टिस की भी जरूरत है। इंग्लिश भी कराई जाएगी, मैथ्स के जो बाकी के 6 वीडियो बचते हैं वो भी कराए जाएंगे। और क्या बचता है, हिंदी पेडागोजी एक वीडियो में पूरी कंप्लीट कराऊंगी, क्यों टेंशन लेते हो। जो कहा है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नई सीरीज शुरू हो गई तो पुरानी खत्म हो जाएंगी, ये बीच बीच में चलती रहेगी। या हो सकता है जब समय बढ़ा तो 2 कर देंगे। आंसर करो एक बार। कोई बात नहीं हिमाद्री, प्याजे होगा, सिंपल। प्याजे कहते हैं बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, ज्ञान का सृजन करता है। सक्रिय निर्माता हैं बच्चे, लिटिल साइंटिस्ट हैं, दे कैन बिल्ड नॉलेज, ये सारी चीजें। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सेकेंड, 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 क्वेश्चन करेंगे हम। In dash thinking, a child as a problem solver evaluates the truth or likelihood of statements। भाई अगर एक बच्चा क्या है, समस्या समाधान करता है, इन डैश थिंकिंग, वो कौन सी सोच है जिसमें बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो ट्रुथ को, मतलब सच क्या है उसको इवेल्युएट करता है। किसी इवेंट का या किसी स्टेटमेंट का क्या लाइक्लीहुड है, ये सही होगा या गलत होगा, इस चीज को चेक करता है। कौन सी थिंकिंग में, फटाफट से बताओ। क्या कह रहे हो परमानंद जी? ग्रेट हिमाद्री, थैंक यू। मिनी मोनिका, नाइस नेम यू हैव। फटाफट से बताओ कौन सी थिंकिंग है ये, जब बच्चा ये देखेगा कि क्या संभावना है, मूल्यांकन करेगा किसी एक स्टेटमेंट का कि क्या संभावना है इसके सही और गलत होने की। फॉर एग्जाम्पल, जो इस सीटेट की इतनी सारी अफवाहें हैं, लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई यही है, या ये जो आया है न्यूज में ये ऐसे है, या अभी DEET+B का नोटिस आया, कहा कि वैकेंसी आ गई। आपने किस एक सोच में ये सोचा होगा इसको इवेल्युएट करने का, मूल्यांकन करने का, कि इसके सही और गलत होने का लाइक्लीहुड है क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है। जिसने सोचा होगा और चेक किया होगा, इवेल्युएट किया होगा, मूल्यांकन किया होगा, तो उसका क्या हुआ, लॉजिकल थिंकिंग हो गई। तार्किक सोच है जिसमें आप लॉजिक के बेस पे चलते हैं, तर्क के बेस पे चलते हैं, देखते हैं एविडेंसेस क्या है, डेटा क्या है आपके पास। भाई अगर आप ये कहें ये इंसान बड़ा अच्छा है, डेटा क्या है आपके पास, है कुछ कुछ एक्टिविटी की हो, कुछ किया हो उसने आपके लिए, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके, हैं? तो लॉजिकल थिंकिंग में हम ये देखते हैं बच्चा एक समस्या समाधान करता बनता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बनता है, और देखता है कि किसी स्टेटमेंट के सही और गलत होने के क्या चांसेस हैं। ठीक है बात। ए में क्यों कंफ्यूजन है, देखो क्रिएटिविटी में दिशाओं में सोचना, कुछ नया बनाना, यहां बात हो रही है आप इवेल्युएट कर रहे हैं इस बात को प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कि कोई चीज कितनी सही हो सकती है या नहीं, लाइक्लीहुड ऑफ दैट स्टेटमेंट ऑफ बीइंग ट्रू और नॉट। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है, तो इसको समझना जरूरी है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को नहीं समझेंगे तो हम याद कर रहे हैं, और कभी भी सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस के साथ तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे ही ना, इतना तो बनता भी है। ठीक, तो एस्थेटिक और एब्स्ट्रैक्ट तो होता है जो चीज सामने ना हो, आइडियाज में हो, उस पर सोचना। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। हाँ एग्जैक्टली केदारमल जी, डेटा है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, तो इस बात पे आप विश्वास कर सकते हैं। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसा आपको लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है वैसे थोड़ा बहुत। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन आता है, कोई इसको मिटा नहीं सकता, सिंपल आता ही है। ठीक, तो इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर बेस्ड है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको इंक्लूड किया जाए, हर प्रकार के बच्चे को, चाहे किसी को देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, कोई गिफ्टेड है, कोई स्लो लर्नर है, कुछ भी है, आपने सबको इंक्लूड किया है, उनकी नीड्स का ध्यान रखते हुए अपने मेथड में परिवर्तन किया है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। पहला ऑप्शन है सोशल इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल ध्यान में रखा जाता है, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एग्जिस्टेंस, या फिर वर्ल्ड ब्रदरहुड। आंसर कीजिए फटाफट से। थैंक यू विनय, आंसर कीजिए फटाफट से। 6000 लोग हम लोग होने वाले हैं, बहुत बढ़िया। आज इतना अच्छा रिस्पांस, मतलब मेरा तो सेशन यूट्यूब पर लेट से ही चल रहा है इतने टाइम से, उसमें भी आप लोगों का इतना रिस्पांस अच्छा है, मतलब आई फील ओवरवेल्म्ड, थैंक यू। बताओ एक बार। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मतलब समानता और समान अवसर मिले सभी को। हम सब हैं तो ह्यूमंस ही ना, डाइवर्सिटी है या अंतर है हमारे अंदर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो क्या हुआ, तो ये फिलॉसफी है जिस पर बेस्ड है कि भाई जो आपकी मदर नेचर है, जो सन है, जो उसकी सनलाइट, बारिश, यानी प्रकृति जब आप में भेदभाव नहीं करती किसी भी चीज के लिए, अगर गर्मी है तो सभी के लिए सेम होगी, वो बात अलग है, मतलब अगर आप धूप में हैं तो ठीक, सनलाइट सबको सेम मिलती है, बारिश एक जैसी पड़ेगी सब पर अगर एक जगह पर है तो फिर आप कैसे विभेद कर सकते हैं। तो सबका इक्वल राइट है कि एजुकेशन मिले उस बेसिस पे।
ठीक है बात। आरटीई भी बात करता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है एजुकेशन मिलना 6 से 14 वर्ष में अनिवार्य निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है बात, क्लियर हो गई बात। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सो मच। बताइए एक बार, 6176 लोग हो गए हम जोड़ करके। सोसाइटी डिटर्मिन्स द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। ये 6000 लोग अगर पेशेंस के साथ इसको देख पाएंगे एग्जाम तक, कोई नहीं रोक सकता 25 नंबर तो एटलीस्ट सीडीपी में। 5 नंबर का मैं इसलिए ले रही हूँ, जो मार्जिन है कि कई बार 2-3 क्वेश्चन उनका मन करेगा तो वो नए ऐसे दे सकते हैं जो आपको टॉपिक में मिले भी ना सिलेबस में, तो वो बिल्कुल एक्सेप्शन है। खुशबू बताइए एक बार, आंसर कीजिए। सोसाइटी डिटर्मिन्स द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, ये ऐसा टॉपिक है जिससे निश्चित है क्वेश्चन आना, कोई नहीं रोक सकता। जेंडर का क्वेश्चन है ये, लिंग का। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट आपको टॉपिक मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा यही लेट्स लर्न पर ही। बताइए एक बार फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया प्रतीक्षा। क्या होगा? जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, इनहेरेंट नहीं होता, ये आपको कोई विरासत में अंदर से नहीं बना हुआ। ठीक, ये सेक्स है जो आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक, जेंडर एज अ हेरिडिटी एंडोमेंट कभी नहीं होगा। जेंडर एक इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट है, जी नहीं। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। लिंग एक सामाजिक संरचना है। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगी, अगर सेक्स लिखा हो तो आप कहेंगे बायोलॉजिकल संरचना है, यानी जैविक संरचना है, और जेंडर लिखा हो तो वो समाज ने बनाया है, सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाई है। ये जो भूमिकाएं हैं कि महिलाएं घर में काम करेंगी और पुरुष जाएंगे ऑफिस, ये क्या है? ये आपने बनाए हैं। ऐसा थोड़ी उनके हाथों में झाड़ू लगाने की क्षमता नहीं है पुरुषों के। ठीक, तो बात क्या हुई? जेंडर के जो रोल्स हैं वो समाज ने निर्धारित किए हैं, और जो बाकी के रोल्स हैं, हमारे जो सेक्सुअल रोल्स हैं, अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल वे में, तो वो फिर वो बाय नेचर हम वैसे हैं, है ना, बाय नेचर हम वैसे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, जो आपका एनसीएफ 2005 है, वो कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पर या किस थॉट पर बेस्ड है? फटाफट से बताएं। ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या कॉग्निटिव थियरीज? आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं केवी वाले, बिल्कुल देख सकते हैं, कॉमन टॉपिक्स होते हैं, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए इन टॉपिक्स को लेकर के, बट मैं फोकस सीटेट को ही करके चल रही हूँ अभी के लिए। बताइए एक बार, कल से 9 बजे चलाएंगे वीडियो, कई लोगों को सोना होता है। ग्रेट ग्रेट अक्षय, आंसर कीजिए। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी निर्माणवाद या रचनावाद, रचनावाद, सृजनात्मकतावाद भी कह सकते हो। प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर सब यही कहेंगे। बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि बच्चा एक्टिव बिल्डर है, एक्टिविटी करके सीख सकता है, उसको आप एक्टिव रहने दें, यानी कि फोकस करें कि वो कंस्ट्रक्टिवली करे कुछ और करके सीखे। ठीक, ये बाकी सारी चीजें यहां मानी नहीं जाएंगी क्योंकि ये फैक्चुअल है और इस पे कुछ डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग का पैटर्न है कुछ बच्चों का, किस प्रकार के बच्चे हैं आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे बच्चों की पहचान होगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी अपसारी सोच से। पहला ऑप्शन है आपके सामने, डिसेबल्ड बच्चों की, डिसलेक्सिक बच्चों की, क्रिएटिव बच्चों की, या रेजिलियंट। रेजिलियंट होता है जो आसानी से गिव अप नहीं करता, फ्लेक्सिबल होता है। बताइए एक बार, अब मैंने कंफ्यूज आपको कर ही दिया है ऑप्शन में। ग्रेट विनीजा, विश्वास रखिए अपनी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, मतलब अगर मैं सीडीपी में मेरे साथ बात करूं तो। थैंक यू आरपी सिंह, थैंक यू सस्मिता, ग्रेट 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 आकर्ष। आंसर क्या होगा? क्रिएटिव होगा, रेजिलियंट नहीं होगा। देखो रेजिलियंट है कि आप परसिस्टेंट हैं, लगे हुए हैं बार बार फेलियर मिलने के बाद भी। बात हो रही है यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब भी बात डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच यानी दिशाओं में सोचना, एक प्रॉब्लम के आप 4 सॉल्यूशन सोच लेते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आप दिशाओं में सोच पाते हैं। किशन धन्यवाद। तो आप क्रिएटिव थिंकर हुए, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं, यानी लीक से हटके सोच पाते हैं आप, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं आप। एक और चीज है इसमें, लेटरल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल थिंकिंग अगर मुश्किल बनाना होगा पेपर तो लेटरल थिंकिंग देगा क्रिएटिविटी से जोड़ करके, यानी कि लेटरल है मतलब सिर्फ सीधा रास्ता नहीं, टेढ़ा मेढ़ा आप 4 तरीके से निकाल करके जुगाड़ दिमाग में आंसर ढूंढ लेते हैं। आंसर मींस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या कुछ नया बना लेते हैं। वैष्णवी धन्यवाद। अमीनुल हक सही है, बहुत बढ़िया। यहां आ जाइए अब थोड़ा सा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब जुड़े हुए हैं किससे? क्रिएटिविटी से, दिशाओं में सोचने से। कन्वर्जेंट थिंकिंग जुड़ी हुई है इंटेलिजेंस से और डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी हुई है
किससे? क्रिएटिविटी से। जेपी गिलफर्ड कहते हैं ये बात। इंटेलिजेंस के टॉपिक में आपने समझा होगा अगर वीडियो देखा है पुराना। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिर्फ 4 क्वेश्चन रहते हैं, बता देखिएगा एक बार, अभी चल गई होंगी चीजें, वापस से ठीक हुई होंगी। चलिए एक बार देखिए, एक बार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फटाफट से देखिए। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट, यानी पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है प्याजे की 2 से 6 वर्ष, उसका कौन सा एक लक्षण, उसकी कौन सी एक लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन मतलब, लिमिटेशन हम किसको कह सकते हैं? रुकावट नहीं है उसकी, या एक प्रॉब्लम नहीं है, विशेषता नहीं पूछा आपसे, फीचर नहीं पूछा आपसे, लिमिटेशन पूछी है, यानी कौन सी एक रुकावट नहीं होगी। इरिवर्सिबिलिटी, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, या ईगो सेंट्रिसिज्म। बताइए एक बार। अभिषेक बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया निशा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो ये तो सिंपल है, ए और डी तो आपने हटा लिए होंगे कि भाई बच्चा अपलटावी कहेंगे, इसको पलटावी नहीं कहेंगे, हिंदी वाले थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो, इंग्लिश भी। अपलटावी मतलब अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता। 5+4 9 है, और 4+5 भी 9 होंगे, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इस केस में इरिवर्सिबिलिटी है, नो डाउट, ये एक लिमिटेशन है, ये एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसका संज्ञानात्मक विकास उतने अच्छे स्तर पे अभी नहीं पहुंचा। बात ठीक है। ईगो सेंट्रिक है, मतलब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देख पाता, वो अपने ही कॉन्टेक्स्ट में सोचता है कि जैसे चीजें वो फील करता है वैसे ही सब फील करेंगे। और अगर मैं बात करूं यहां एकाग्र होने की प्रवृत्ति का मतलब है यहां सेंट्रेशन, जो टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट है, मतलब एक ही एस्पेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, सेंट्रेशन है, केंद्रीकरण है, उसके बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पाता। दैट मींस ये जो ऑप्शन है ये लिमिटेशन है, और हमसे पूछा है क्या लिमिटेशन नहीं है, तो सिंबॉलिक थॉट का जन्म लेना लिमिटेशन नहीं है कि बच्चा सिंबल्स के थ्रू एबीसीडी को भी समझने लगा अब, तो वो एक अच्छी बात है, वो उसके संज्ञानात्मक स्तर के लिए अच्छी चीज है। अब जिन्होंने सिंबॉलिक थॉट में पढ़ लिया कि पहले सेंसरी मोटर में आएगा, तो उन्होंने गलती अपने आप ही कर दी। ठीक, तो आंसर होगा सी ऑप्शन, सिंबॉलिक थॉट आता है प्री ऑपरेशनल में, और ये एक अच्छी चीज है आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए, लिमिटेशन नहीं है। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियरली समझिएगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। 110% 2018 का क्वेश्चन है, आंसर भी यही है और होना भी यही चाहिए। क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थॉट नॉट ओनली डिटर्मिन्स द लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीड्स इट, वॉज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय, मतलब जो विचार है वो सिर्फ निर्धारित ही नहीं करता भाषा को, बल्कि इसको आगे भी बढ़ाता है, यानी विचार भाषा से पहले आता है। वेद शर्मा, बताइए एक बार आंसर करके। धन्यवाद। कि ये बात किसने कही है? जीन प्याजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगॉस्की ने, या पैवलोव ने? फटाफट से आंसर करो, स्पीड थोड़ा कम करो। ठीक है प्रीतम जी, कम कर लेंगे। जिनका डाउट रह गया है 16 में, फर्स्ट क्वेश्चन कल वही कराऊंगी, फिर से कराऊंगी, टेंशन ना लो। वो बहुत लोगों का डाउट है, वो रहता ही है, फिर भी कितना भी एक्सप्लेन कर लो। वर्नेल थैंक यू। बताइए एक बार, उसके लिए आपको प्याजे की थियरी समझने की जरूरत है पहले। जीन प्याजे ने कहा है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आएगी, यानी विचार भाषा से पहले आता है, और विचार का भाषा पर प्रभाव तो है ही। ठीक, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज से पहले आएगा विचार। और वाइगॉस्की क्या कहते हैं? ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, और विचार का भाषा पर प्रभाव पड़ेगा, सॉरी भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा वाइगॉस्की कहेंगे। थैंक यू साईं कृष्णा रेड्डी। आंसर कीजिए। थॉट पहले आएगा लैंग्वेज से, वाइगॉस्की सॉरी प्याजे कहेंगे, अगर बच्चे ने बोलना नहीं सीखा लेकिन वो चीजें देखकर थॉट तो चल रहे होंगे ना उसके दिमाग में, इसलिए थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, ऐसा प्याजे कहेंगे। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 है, द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन द, जो वाइगॉस्की की भाषा में अगर स्कैफोल्डिंग की बात करें, यानी टेम्परेरी हेल्प जो आपको दी जाती है किसी के द्वारा, वो कितनी देनी है, ये बात किस बात पर निर्भर होगी? पहला ऑप्शन है मूड ऑफ द टीचर, मतलब जितना मन करे टीचर का उस पर, या फिर रिवॉर्ड्स ऑफर्ड फॉर द टास्क, यानी रिवॉर्ड मिले हैं जिस हिसाब से उस हिसाब से दे दो, या फिर लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस के लेवल के अनुसार, या फिर बच्चे की इनेट एबिलिटीज के अनुसार। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
करेंगे श्रद्धा किसी दिन क्लियर। प्रोसीड्स का मतलब है पहले आता है, विचार पहले आता है। जसवंत जी यहां से तो चीजें ठीक चल रही हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, भाई जिस लेवल पे बच्चा परफॉर्म कर रहा होगा, जहां वो अटकता है वहां आप स्टेप फोल्डिंग देते हैं उसको, ठीक है, और उतनी ही देते हैं, बस एक स्टेप सॉल्व कर दिया, कोई क्लू दे दिया, मतलब बच्चे के लेवल के अनुसार। अगर वो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा तो आप उस तरह से देंगे, कहीं किसी स्टेप पे अटका है तो उस तरह से देंगे। तो कितनी स्टेप फोल्डिंग देनी है वो बच्चे का लेवल निर्धारित करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस इट इज कॉल्ड, मतलब जब बच्चे सोचते हैं इंटरप्रेट करने का, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने रिसीव की है उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट मतलब उससे क्या मीनिंग निकले, इस पर जब वो सोचते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार किसी एक चीज को इंटरप्रेट करते हैं कि इसका क्या अर्थ है या उनकी क्या समझ है उस चीज को लेकर के, तो इसको आप क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन रिसीव्ड है उनके पास, इंफॉर्मेशन पहले से है। भारती जायसवाल बहुत बढ़िया, कूल है सब कुछ। कॉन्क्रीट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग? फटाफट से आंसर करो, आंसर इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट है। देखो क्रिएटिव नहीं होगा, सब कुछ का आंसर क्रिएटिव नहीं होता। क्रिएटिव तब तक नहीं होगा जब तक कुछ नए की बात ना हो, तब तक दिशाओं में डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात ना हो, मल्टीपल सॉल्यूशन की बात ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात ना हो, लेटरल थिंकिंग की बात ना हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात ना हो, है ना। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब बच्चे के पास इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, जैसे अभी हमने बात की थी, कोई इवेंट हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आप सोच पा रहे हैं, तो आपके पास जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है, आपके अनुभव के आधार पर आप उससे उसका मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इसका मतलब। आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक है। ए ऑप्शन है इसका सिंपल और सरल आंसर, डी नहीं है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है कोई चीज हो चुकी, उस पर आप पीछे प्रकाश डाल रहे हैं कि क्या हुआ था, इंटरप्रेट करें जरूरी नहीं है। तो फिर धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज के लिए लास्ट है बिल्कुल। आउट ऑफ 20 कितने ठीक हुए ये जरा बता के जाइएगा। अ चाइल्ड रीजंस, एक बच्चे ने रीजन दिया, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, मतलब तुम मेरे लिए ये करो या आप मेरे लिए ये करो और मैं आपके लिए ये करूंगा। फटाफट से बताओ ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9 बजे करेंगे सेशन, लेकिन सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे। अभी 2-3 दिन इसको चलाते हैं, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस का तो पता लगे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं सीडीज में और कहां तक पहुंचे हैं, ठीक। तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, टिट फॉर टैट की स्टेज है ये, टिट फॉर टैट की स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस हो नहीं सकती, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो हाई लेवल की बात है। 5th स्टेज है कि भैया समाज में कुछ, सॉरी 4th है ये कि समाज में कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है जिसके बेसिस पे अगर आप रूल तोड़ेंगे तो चीजें खराब होंगी। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, अगर आपने 3 को हटा दिया, अगर आपको नाम भी नहीं याद था तब भी आप बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर होगा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ये वही वाला क्वेश्चन है कि आप, वो मंदिर वाला एग्जांपल देती हूँ ना मैं कई बार, कि आप मंदिर गए थे, किसी ने चप्पल लेके चला गया कोई, तो आपने किसी और की चप्पल पहन ली कि ठीक है मेरी ले ली तो मैं किसी और की ले लेता हूँ, तो टिट फॉर टैट।